हेलो एस्पिरेंट्स। आज हम हमारी राजस्थान सेट की पीवाईक्यूज़ की सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं और ट्राई करेंगे मैक्सिमम क्वेश्चंस को हम कंप्लीट करने के। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट। अगर आपको सीरीज़ को रोज़ कंटिन्यू वॉच करना है तो आप इवनिंग में मैं इस वीडियो को अपलोड कर देता हूँ, आप सब्सक्राइब करो चैनल को, आपको ये वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, और मैं ट्राई करता हूँ विदाउट टाइम वेस्ट, जितना आपके कॉन्सेप्ट के साथ क्लियरिटी के साथ आप चीज़ों को समझ पाओ उतना बेस्ट रहे आपके लिए। देखो, हमारे मैंने अभी जब पेपर में देख रहा था तो फर्स्ट जो थ्री क्वेश्चन है वो नॉर्मल है, बहुत इजी क्वेश्चन है। जो हमारे फोर्थ क्वेश्चन से थोड़े से कॉन्सेप्ट रिलेटेड क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, आईओसी अलॉट्स द वेन्यू ऑफ ओलंपिक्स गेम्स टू। मतलब आईओसी आपका जो ओलंपिक्स का होस्ट होता है वो कौन होता है? कंट्री होता है, कॉन्टिनेंट होता है, प्रोविंस होता है, ठीक है, या सिटी होता है? ठीक है, कौन होता है आप मेरे को बताओ। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर फोर, सिटी। अब आप बोलोगे सर सिटी कैसे? सिटी ऐसे कि आपने अभी अपने जैसे कॉमनवेल्थ गेम्स की जो हमने अभी हमें मिला है 2030 का, उसमें आपने देखा होगा किसको मिला है? अहमदाबाद को मिला है। तो अहमदाबाद क्या है उसमें? आपका होस्ट सिटी है। आपने अगर आईओसी के चार्टर वगैरह देखे हैं या फिर आईओसी की ऑफिशियल वेबसाइट विजिट की है तो वहाँ पे कंट्री का नाम नहीं होता। जैसे कि अभी पेरिस ओलंपिक हुआ 2024 में, तो क्या था? पेरिस ओलंपिक था। ठीक है, तो ऐसे ही कंट्री का नाम नहीं होता। ठीक है, किसका नाम होता है? आपके सिटी का नाम। नहीं तो फ्रांस ओलंपिक होता, उसका नाम पेरिस नहीं होता। तो पेरिस ओलंपिक्स ऐसे ही 2030 जो CWG होगा आपका, तो वो कहाँ होगा? अहमदाबाद में। अभी हो रहा है हमारा ग्लासगो में। तो आप उसको स्कॉटलैंड थोड़ी ना बोलोगे, स्कॉटलैंड कॉमनवेल्थ गेम्स। अभी क्या है? ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स है, तो सिटी ही उसका होस्ट सिटी ही उसका नाम होता है। ठीक है, द वेन्यू क्या होता है? होस्ट सिटी। इसका आप ध्यान रखना, कंट्री नहीं होगा कभी भी। ये आपको इंटरव्यू वगैरह में पूछ सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर टू, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ स्कूल हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम। इनमें से कौन सा स्कूल हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम का फंक्शन नहीं है? बताओ। केयर ऑफ डिजीज, क्लीनलीनेस, हेल्थ इंस्ट्रक्शन, हेल्थ एग्जामिनेशन। देखो, हेल्थ एग्जामिनेशन है, इसमें बेसिकली रूटीनली एग्जामिन करते हैं बच्चों को, उनके ओरल हेल्थ को, जिसमें डेंटल चेकअप वगैरह हो जाते हैं, उनकी बेसिक जो हेल्थ मॉनिटरिंग चलती रहती है। हेल्थ इंस्ट्रक्शंस, उनको हेल्थ इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कि आप कभी भी कुछ भी खाओ उससे पहले हाथ धो, हैंडशेक करो, तो आप हैंड सैनिटाइजर यूज लो। तो ऐसे ऐसे हेल्थ इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं। क्लीनलीनेस का मतलब हाइजीन की आपको एजुकेशन दी जाती है। बट कोई डिजीज के लिए केयर की कोई ऐसी फंक्शन नहीं है हेल्थ एजुकेशन के में। मतलब स्कूल के अंदर कैसे डिजीज को केयर करते हैं ये सब नहीं बताया जाता। ओके, तो आपका इसका ऑप्शन नंबर वन करेक्ट होगा। क्लीनलीनेस है, हेल्थ इंस्ट्रक्शन है, हेल्थ एग्जामिनेशन है। ओके, क्या नहीं है? केयर ऑफ डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री, सर्किट ट्रेनिंग इज यूज फॉर डेवलपमेंट ऑफ। सर्किट ट्रेनिंग जो हम करते हैं वो कौन सी एबिलिटी को डेवलप करने के लिए करते हैं? स्पीड फ्लेक्सिबिलिटी, स्पीड स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ एंड्योरेंस, एंड्योरेंस स्पीड। इजी क्वेश्चन है, ठीक है, बेसिक सा क्वेश्चन है। तो इसके लिए क्या आंसर होगा आपका? स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। ठीक है, स्ट्रेंथ एंड्योरेंस के लिए सर्किट ट्रेनिंग। अब देखो, ये क्वेश्चन मैंने लास्ट जो क्लास मैंने ली थी, सेम क्वेश्चन मैंने बताया था सर्किट ट्रेनिंग के बारे में। इसमें सर्किट्स लगाए जाते हैं, स्टेशंस होते हैं, बेसिकली वो सब कुछ मैंने बता दिया था। तो वो एक बार आप प्रीवियस वीडियो देख लो, समझ में आ जाएगा। सेम क्वेश्चन फिर से आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर क्या बोल रहा है आपका? द फ्लेक्शन ऑफ मूवमेंट इज ऑलवेज, फ्लेक्शन ऑफ मूवमेंट इज ऑलवेज। अब देखो, फ्लेक्शन मूवमेंट को आप समझने से पहले ना एक चीज बताओ मुझे। फ्लेक्शन मूवमेंट आपको कौन से प्लेन में दिखता है? फ्लेक्शन मूवमेंट कौन से प्लेन में दिखता है? सजाइटल प्लेन, राइट। देन सजाइटल प्लेन में मूवमेंट दिखता है। तो आप अब खुद कोई मूवमेंट करके देखो। फॉर एग्जांपल, आप नोडिंग हेड को नोड करो, मतलब आपकी जो है चिन है उसको आप आपके चेस्ट के लगाओ। ठीक है, कौन से प्लेन में देख रहे हो? सजाइटल प्लेन में। क्या हो रहा है? फ्लेक्शन हो रहा है। आप कहाँ जा रहे हो? फॉरवर्ड जा रहे हो। अब इसमें क्या क्या होता है? इसमें एंगल डिक्रीज होता है आपका, एंगल डिक्रीज होता है। ठीक है, और टूवर्ड्स
द मूवमेंट आप जाते हो, टुवर्ड्स द मूवमेंट जाते हो, तो टुवर्ड्स द मूवमेंट जा रहे हो मतलब फॉरवर्ड जा रहे हो। फॉर एग्जांपल, आपके नोड कर रहे हो हेड को, तो आप कहाँ जा रहे हो, फॉरवर्ड साइड जा रहे हो, टुवर्ड्स द मूवमेंट जा रहे हो। नेक्स्ट एग्जांपल और मैं आपको बता देता हूँ, बाइसेप्स फ्लेक्शन का। बाइसेप्स फ्लेक्शन का एग्जांपल लेते हैं हम। बाइसेप्स फ्लेक्शन में फॉरवर्ड मूवमेंट क्या होगा आपका, ऊपर की ओर आना, आर्म को आप ऊपर की ओर लेके आते हो, ठीक है, तो ये क्या हो गया, फॉरवर्ड मूवमेंट हो गया, क्या, टुवर्ड्स द आर्म आना। तो इसमें टुवर्ड्स द आर्म आ रहे हो किसमें, बाइसेप्स फ्लेक्शन में, तो ये भी क्या हो गया, फॉरवर्ड मूवमेंट हो गया। नेक्स्ट आपका एक और एग्जांपल ले लो आप, जिसमें आप फॉरवर्ड बेंडिंग करते हो, क्या करते हो, फॉरवर्ड बेंडिंग करते हो, तो ये भी आपका किसका एग्जांपल हो गया, फ्लेक्शन मूवमेंट का, जिसमें आप फॉरवर्ड साइड जा रहे हो, ठीक है, क्या हो रहा है, एंगल डिक्रीज हो रहा है, और आप टुवर्ड्स द मूवमेंट जा रहे हो। तो एक दो एक्सेप्शन है इसमें, बट बाकी इतना कोई वो हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है एक्सेप्शंस को, ठीक है। इतना याद रखो, एंगल का डिक्रीज होना और टुवर्ड्स द मूवमेंट जाना, तो वो क्या होगा, फॉरवर्ड, और वो किस में आएगा, फ्लेक्शन में। अगर इसका वाइस वर्सा हम देखें तो क्या होगा, बैकवर्ड मूवमेंट, जस्ट अपोजिट, वो किस में होगा आपका, एक्सटेंशन में, ठीक है। एक्सटेंशन में क्या होगा आपका, बैकवर्ड मूवमेंट, डाउनवर्ड और अपवर्ड। अपवर्ड किस में होता है, एक ही मूवमेंट है ऐसा, एलिवेशन। एलिवेशन में क्या होता है आपका, अपवर्ड, और डिप्रेशन में, डिप्रेशन में क्या होता है आपका, डाउनवर्ड मूवमेंट। ये किसके एग्जांपल है, एलिवेशन एंड डिप्रेशन, ये आपके शोल्डर मूवमेंट का एग्जांपल है, ठीक है। आप ऐसे शोल्डर को आप करो एलिवेशन, नीचे करो डिप्रेशन, इजी है। जब आप श्रग वगैरह करते हो तो ये मूवमेंट काम में आता है। श्रग बेसिकली एक एक्सरसाइज है जिसमें आप शोल्डर को, डेल्टोइड्स को ट्रेन करते हो अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, मसल्स विच रिलैक्स एट द टाइम ऑफ बॉडीली मूवमेंट आर। चलो बताओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चंस इनमें से, मतलब चारों ऑप्शंस भी इंपॉर्टेंट है, और नेक्स्ट टाइम इन ऑप्शंस में से क्वेश्चन बन सकता है। तो अभी क्या बोल रहे हैं, अभी बोल रहा है कि उस मसल्स के, जब मसल्स रिलैक्स है किसी भी मूवमेंट में, तो उसको क्या बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं हम एंटागोनिस्ट, ठीक है। एगोनिस्ट क्या है आपका, प्राइम मूवर। एगोनिस्ट क्या है आपका, प्राइम मूवर, मतलब ये आपका वर्क, ऐसे समझो कॉन्ट्रैक्ट करता है ये मसल्स को, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करता है तो क्या होता है आपका एगोनिस्ट, और रिलैक्स करता है तो आपका क्या होता है, एंटागोनिस्ट। चलो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, समझना ना, उसमें मैं आपको सब क्लियर कर दूंगा। न्यूट्रलाइजर और सिनर्जिस्ट और स्टेबलाइजर, ये सब एक एग्जांपल लेते हैं। हम लेते हैं हम लेते हैं डोर पुश का। किसका, डोर पुश का। डोर पुश का या फिर बेंच प्रेस भी सेम, आपके सेम मसल्स यूज होंगे डोर पुश में, ठीक है। आप डोर को ओपन कर रहे हो पुश करके, तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं प्राइम मूवर। प्राइम मूवर क्या होगी आपकी, जो एगोनिस्ट मसल है वो आपकी क्या होगी, आप डोर को पुश कर रहे हो। अब जहाँ पे भी अभी आप मोबाइल में वीडियो देख रहे हो, या इस क्लास को वॉच कर रहे हो लैपटॉप में, कहीं पे भी आप वॉच कर रहे हो, तो एक मूवमेंट करो, ऐसे करो आपके हाथ को, जैसे आप डोर पुश करते हो उस तरह से आप करके देखो, और उसमें देखो कौन सी मसल्स का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। तो आप बोलोगे सर इसमें हो रहा है आपका पेक्ट्रोलिस मेजर, मतलब चेस्ट मसल का यूज हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आपका ये होगी हमारी प्राइम मूवर, मेनली किसका यूज हो रहा है, आपका पेक्ट्रोलिस मेजर का। अब हम बात करते हैं एंटागोनिस्ट की, या फिर रिलैक्सेशन, जो मसल रिलैक्स है उनकी। तो इसमें आप इस मूवमेंट में डोर को आप पुश कर रहे हो, तो इस मूवमेंट में आपकी एंटागोनिस्ट रिलैक्स कौन सी मसल है, लेट्स, लेक्टिसमस डोर्सी हो गई आपकी, रोम्बॉइड हो गई, ये सब क्या है आपकी, रिलैक्स हो रखी हैं, ठीक है। थर्ड आपका, मैं बात करता हूँ न्यूट्रलाइजर की। किसकी, न्यूट्रलाइजर की। अब न्यूट्रलाइजर में क्या होता है, बेसिकली आपकी मसल्स है ना, एक डायरेक्शन में जिस, जैसे कि आप डोर पुश कर रहे हो तो एक डायरेक्शन है उसका, स्ट्रेट, तो उस डायरेक्शन को मेंटेन करने में हेल्प करती है, क्या, डायरेक्शन प्रोवाइड करती है न्यूट्रलाइजर, ठीक है। तो अब कौन सी मसल है जो डायरेक्शन प्रोवाइड कर रही है ड्यूरिंग डोर पुश, प्राइम मूवर तो आपकी होगी पेक्ट्रोलिस मेजर, एंटागोनिस्ट होगी आपकी लेटिसमस डोर्सी, रोम्बॉइड, और न्यूट्रलाइजर मतलब जो मसल आपको डायरेक्शन दे रही है वो आपकी हो गई डेल्टोइड, ओके, डेल्टोइड होगी, या फिर जो शोल्डर की और मसल्स है जो आपको बेसिकली
आपका डायरेक्शन दे रही हैं, ठीक है। फोर्थ है आपका साइनर्जिस्ट। साइनर्जिस्ट मसल्स कौन सी होंगी? साइनर्जिस्ट मसल बेसिकली आपकी हेल्पर होती हैं, हेल्पर्स होती हैं। ये मसल आपके उस मूवमेंट में हेल्प करती हैं। तो हेल्पर मसल कौन सी हो गई? आपने कभी जिम गए हो तो आपने देखा होगा, आपने कभी बेंच प्रेस किया है, ठीक है, तो बेंच प्रेस के ड्यूरिंग आपने, बेंच प्रेस में आपने उसके साथ आपने कौन सी एक्सरसाइज और की होगी, या फिर बेंच प्रेस के टाइम पे आपकी ट्राइसेप्स एक्टिव हुई हैं, ठीक है, ट्राइसेप्स मसल्स भी एक्टिव हो जाती हैं, ठीक है। तो ट्राइसेप्स एक्टिव होती हैं, तो यहाँ पे भी सिनर्जिस्ट मसल, हेल्पर मसल कौन सी होगी? ट्राइसेप्स होंगी आपकी। क्योंकि जब आप डोर को पुश कर रहे हो तो आपका पेक्टोरलिस मेजर है, प्राइम मूवर, ठीक है। हेल्पर मसल कौन सी होगी? ट्राइसेप्स। ट्राइसेप्स भी एक्टिव है उस ड्यूरेशन में, और वो आपकी हेल्प कर रही है आपके उस पर्टिकुलर मूवमेंट को फुलफिल करने में, ठीक है। तो हेल्पर मसल ट्राइसेप्स हो गई। अब आपको क्या ध्यान रखना है, मेन जो मैं चीज आपको बताना चाहता हूँ, देखो प्राइम मूवर को आपके क्या बोलते हैं? एगोनिस्ट, ये आपको पता है। एंटागोनिस्ट आपकी रिलैक्स, न्यूट्रलाइजर आपकी डायरेक्शन देती हैं, सिनर्जिस्ट आपकी हेल्पर मसल है, ठीक है। ये चीजें हमने डिस्कस कर लिया, और लास्ट आपका क्या बाकी है? लास्ट हमारा स्टेबलाइजर, ओके। एक और बाकी है हमारा, क्या? स्टेबलाइजर। अब स्टेबलाइजर में क्या आ जाएगा आपका? स्टेबलाइजर में आ जाएगा वो मसल्स जो आपको स्टेबिलिटी दे रही हैं। ये तो बेसिक सी बात है, स्टेबिलिटी कौन सी दे रही है आपको? मैक्सिमम मूवमेंट्स में आपको स्टेबिलिटी देंगे आपकी कोर की मसल्स, या फिर आप जिनको एब्स वगैरह होते हैं, ठीक है, ये सब आपकी मसल्स हैं जो आपकी एब्डोमिनल रीजन में मिलती हैं। किस में? एब्डोमिनल रीजन में मिलती हैं। वो कौन सी हो जाएंगी? आपकी स्टेबलाइजर। तो इस चीज को आप ध्यान रखना, ओके। इजी है। मैं क्या क्या बताया था दोबारा एक बार कंक्लूड कर देता हूँ इसको, अच्छे से देखना। प्राइम मूवर आपकी, प्राइम मूवर कौन कौन सी होगी? प्राइम मूवर जो आपकी उस मूवमेंट को कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, ठीक है, एगोनिस्ट मसल प्राइम मूवर हो गई। एंटागोनिस्ट आपकी हो गई, एंटागोनिस्ट हो गई आपकी रिलैक्स कर रही है, प्राइम मूवर मैंने बता दिया। एगोनिस्ट और कॉन्ट्रैक्शन, न्यूट्रलाइजर मैंने बता दिया जो डायरेक्शन दे रही है आपको, सिनर्जिस्ट हेल्पर मसल्स, ठीक है, और स्टेबलाइजर आपकी जो स्टेबिलिटी दे रही है। और स्टेबिलिटी के ड्यूरिंग कोई बहुत सारे मूवमेंट में ये कोर मसल्स ही और एब्डोमिनल मसल्स ही आपकी स्टेबिलिटी देती है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए मैंने इसको डिटेल में बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। मूवमेंट अवे फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड। अब देखो यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं, ये भी नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिला है ना हमें, वो यही है। मतलब उसके बाद ये भी एक क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है, मूवमेंट अवे फ्रॉम द मिड लाइन। देखो ये तो आपको पता होगा, एबडक्शन, एडक्शन, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, प्लांटर फ्लेक्शन, डोर्सिफ्लेक्शन, इवर्जन, इन्वर्जन, और बेसिक से सरकमटेंशन वगैरह बहुत सारे मूवमेंट है। बट फिर भी क्वेश्चंस बनते हैं, और हम इन क्वेश्चंस में सिली मिस्टेक्स कर देते हैं। अवे फ्रॉम द मिड लाइन मतलब आपकी बॉडी है उधर से दूर जा रहा है, क्या दूर जा रहा है, ठीक है। आपके जैसे आप जिगजैग करते हो, तो जिगजैग ड्यूरेशन में आपके आर्म्स अवे फ्रॉम द बॉडी जा रहे हैं, आपके आर्म्स बॉडी से दूर जा रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? एबडक्शन। अवे फ्रॉम द मिड लाइन क्या होगा? एबडक्शन। और टूवर्ड्स होता तो क्या होता? एडक्शन। अब मैं इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं बोला था कि आपको एडक्शन और एबडक्शन समझाऊं। देखो मैं जो चीज बताने वाला हूं ना, वो इधर देखो आप। अभी जो क्वेश्चंस बन रहे हैं ना, वो कहाँ से बन रहे हैं मैं आपको बताता हूँ। अब बन रहे हैं एंकल में जो मूवमेंट्स होते हैं उनसे, ठीक है। एक बन रहा है आपका शोल्डर में जो मूवमेंट होते हैं उनसे, ठीक है। थम, थम में जो मूवमेंट्स होते हैं उनसे। तो यहाँ से क्वेश्चंस बन रहे हैं, ये आपको समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आपके एंकल को देख लेते हैं। देखिए एंकल में कौन कौन से मूवमेंट होते हैं वो अभी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपका एडक्शन एबडक्शन तो होता ही है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एडक्शन और एबडक्शन, ये तो होते ही हैं। इसके बाद आपका एक मूवमेंट होता है प्लांटर फ्लेक्शन, तो इधर आ जाएगा आपका डोर्सी फ्लेक्शन, और इधर आ जाएगा आपका इन्वर्जन, और इधर आ जाएगा आपका ईवर्जन, ठीक है। तो ये मूवमेंट्स आपके एंकल में होते हैं। अब एक चीज बताऊं आपको, इनके कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं?
पता है किसी को? इन मूवमेंट्स के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं? अब ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए तो आप क्या लिखोगे, बताओ? कॉम्बिनेशन ऑफ दीज मूवमेंट्स आर नोन एज, तो आपको बोलना है सर इनके कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं सुपाइनेशन एंड प्रोनेशन ऑफ फुट, या फिर एंकल, ऑफ फुट या फिर एंकल। अगर आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाए सुपाइनेशन ऑफ फुट में कौन कौन से मूवमेंट होते हैं, तो आपको बताना है कौन कौन से होते हैं। एक होता है आपका एडक्शन, एक होता है आपका प्लांटर फ्लेक्शन, और एक होता है आपका इन्वर्जन। सेम आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि प्रोनेशन ऑफ फुट में कौन से मूवमेंट होते हैं, आपको बोलना है एबडक्शन, डोर्सिफ्लेक्शन, इवर्जन। इंपॉर्टेंट है, लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो करना है कर लो, बट इंपॉर्टेंट है और शायद क्वेश्चन बन सकते हैं इनसे। नेक्स्ट मैं आपको बताने वाला हूँ शोल्डर से। देखो यहाँ पे ले लेते हैं हम शोल्डर का। शोल्डर में मैंने दो ऊपर बता दिए थे, एलिवेशन और डिप्रेशन। इसके अलावा भी आपके कुछ मूवमेंट्स होते हैं शोल्डर में, जिसमें आपका प्रोट्रैक्शन, जिसको आप बोलते हो एबडक्शन ऑफ शोल्डर, और दूसरा आपका आता है रिट्रैक्शन, जिसको आप बोलते हो एडक्शन ऑफ शोल्डर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, एडक्शन और एबडक्शन ऑफ शोल्डर को क्या बोला जाता है? प्रोट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन। तो ये एक आपके शोल्डर से मिल गया। दूसरा आपका थंब से, थंब से इजी है, ओपोजिशन, और एक आपका होता है रिपोजिशन। देखो ओपोजिशन क्या होता है? ओपोजिशन बेसिकली आपका, अगर आप थंब को टुवर्ड्स द पाम लेके जा रहे हो तो ओपोजिशन होगा, ठीक है। और थंब को अगेन एनाटॉमिकल पोजीशन में लेके आ रहे हो तो आपका रिपोजिशन होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैं क्या बोलना चाहता हूँ, अपोजिशन का मतलब है आपके थंब को टुवर्ड्स द पाम लेके जा रहे हो, और रिपोजिशन, रिपोजिशन का मतलब है आप अगेन एनाटॉमिकल पोजीशन में आपके थंब को लेके आ रहे हो, तो वो रिपोजिशन होगा। ओके, यहाँ लिख देता हूँ मैं, टुवर्ड्स द पाम, एंड इसमें अगेन एनाटॉमिकल पोजीशन। अगेन एनाटॉमिकल पोजीशन में लेके आ रहे हो तो रिपोजिशन हो गया, और टुवर्ड्स द पाम लेके जा रहे हो तो अपोजिशन हो गया। तो ये चीज आप ध्यान रखना, इजी है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। द बेस्ट वे टू improve फिजिकल फिटनेस ऑफ masses इन इज टू, ओके, ग्रुप में, ग्रुप के एक ग्रुप है, उसके फिजिकल फिटनेस को आपको इंप्रूव करना है, तो आप क्या करोगे? बिल्ड मोर जिम्नेसिया, मतलब जिम्नाजियम बोलते हैं इसको, ये ग्रीक लेटर है जिम्नेसिया, ठीक है, जिम्नाजियम या फिर जिम, और स्टेडियम मतलब स्टेडियम। तो जिम्नेजियम या स्टेडियम आप ओपन कर रहे हो, या फिर इंपोर्ट मॉडर्न इक्विपमेंट्स, मेक फिजिकल एजुकेशन कंपलसरी फॉर ऑल, और इम्प्रूव न्यूट्रिशन। तो इजी है, ऑप्शन नंबर थर्ड है, बेसिक क्वेश्चन है ये, तो कोई इतना टफ नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। द IQ ऑफ एवरेज ऑफ मैन। अब देखो ये क्वेश्चन आप सर्च करो, मेरे पास इसके आंसर की नहीं है, तो मेरे को ये मिला नहीं, और मैं कोई आपको गलत सजेशन दूंगा नहीं कि इसका क्या करेक्ट आंसर होगा। आप सर्च करो, ये बेसिकली आपका एजुकेशन साइकोलॉजी में मिल जाएगा ये क्वेश्चन, तो एक बार आप देख सकते हो। वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस बेसिकली एक बार आते हैं, दोबारा ना ऑप्शन से क्वेश्चन बनते हैं ना कहीं से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्लायोमेट्रिक। देखो मैंने फर्स्ट क्लास में आपको बोला था प्लायोमेट्रिक्स पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है। फिर मैं बोल रहा हूँ प्लायोमेट्रिक्स पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है। अभी आप नहीं पढ़ते तो कोई बात नहीं, फिर आप सीरियस नहीं हो। देखो प्लायोमेट्रिक्स से क्वेश्चंस कैसे कैसे बन सकते हैं, अभी क्या बोलता है, प्लायोमेट्रिक इज ऑल्सो कॉल्ड रिफ्लेक्स फिनोमिना, रिएक्शन जंप, एजिलिटी ट्रेनिंग और वेट ट्रेनिंग। ये शायद बहुत पुराना पेपर हो सकता है, इसलिए इतने आसान आसान क्वेश्चंस दे रहा है। अब ऐसे क्वेश्चंस क्या पता नहीं बने, ये रियलिटी है। तो आपको प्लायोमेट्रिक्स के लिए आप क्या ध्यान में रखना है कि व्हाट इज प्लायोमेट्रिक्स? प्लायोमेट्रिक्स इज ऑल्सो नोन एज रिएक्शन जंप,
ये तो आपको समझ में आ गया, प्लायोमेट्रिक्स इज ऑल्सो नोन एज रिएक्शन जंप, बट प्लायोमेट्रिक्स इज बेस्ड ऑन what? It is based on short, sorry, stretch shortening cycle. So what is this stretch shortening cycle? देखो प्लायोमेट्रिक्स बेसिकली आपका तीन चीजों पे डिपेंड होता है, एंड हम ये भी कह सकते हैं स्ट्रेच शॉर्टनिंग साइकिल इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। आप अपन एक हायरार्की बना लेते हैं, नहीं हायरार्की नहीं, ऐसे ही डिवाइड कर लेते हैं थ्री पार्ट्स। फर्स्ट आपका इसेंट्रिक फेज। तो हमने अभी तक क्या देखा, प्लायोमेट्रिक्स इज बेस्ड ऑन स्ट्रेच शॉर्टनिंग साइकिल, एंड स्ट्रेच शॉर्टनिंग साइकिल इज डिवाइडेड इनटू थ्री फेजेस। फर्स्ट है इसेंट्रिक फेज, सेकंड है अमोर्टाइजेशन अमोर्टाइजेशन फेज, एंड थर्ड है आपका कौन कॉन्सेंट्रिक फेज। ठीक है, ये सही है कॉन्सेंट्रिक। ओके, सो फर्स्ट आपका इसेंट्रिक फेज, सेकंड आपका अमोर्टाइजेशन फेज, एंड थर्ड आपका कॉन्सेंट्रिक फेज। अब ये सब है क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, और अभी आपका क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, नो डाउट। सो देखो, पेन चेंज कर लेता हूँ, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। अब इसेंट्रिक फेज में बेसिकली क्या होता है ना, आप मसल, ये तो आपको पता है मसल लेंथनिंग होती है, ठीक है, मसल लेंथन होती है, ये तो आपको पता है। कॉन्सेंट्रिक में कॉन्ट्रेक्शन होता है, ये आपको पता है। अब अमोर्टाइजेशन फेज यहाँ क्या रोल प्ले करता है, तो आपको कैसे समझना है, समझो इसको इस तरह से कि स्ट्रेच शॉर्टनिंग साइकिल है, तीन फेजेस में, इसेंट्रिक, अमोर्टाइजेशन एंड कोसेंट्रिक। इसेंट्रिक फेज लेंथन फेज है, कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन फेज है, देन अमोर्टाइजेशन क्या है, इसके बीच का पीरियड क्या है, द पीरियड बिटवीन इसेंट्रिक एंड कॉन्सेंट्रिक, द पीरियड बिटवीन इसेंट्रिक एंड कोसेंट्रिक। अब प्लायोमेट्रिक्स का एक रूल है, आपको प्लायोमेट्रिक्स ट्रेनिंग कराते टाइम बेटर रिजल्ट चाहिए तो आपका अमोर्टाइजेशन फेज है। ये क्वेश्चन बन जाएगा कि फॉर बेटर रिजल्ट्स इन प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग व्हाट वी शुड बी इन द फोकस, आपको फोकस में क्या रखना चाहिए, तो आप बोलोगे कि अमोर्टाइजेशन फेज है, उसका टाइम मिनिमम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, मैं क्या बोल रहा हूँ? इसेंट्रिक और कोसेंट्रिक के बीच का फेज क्या है, अमोर्टाइजेशन, और अमोर्टाइजेशन फेज ही रिस्पॉन्सिबल है कि आपकी प्लायोमेट्रिक्स की ट्रेनिंग से आप कितना एनहांस करते हो। ठीक है, देखो एक एग्जांपल लेता हूँ, अब आप बोलोगे सर प्लायोमेट्रिक्स होता क्या है, एक एग्जांपल लेता हूँ। आप अगर वॉलीबॉल बास्केटबॉल प्लेयर्स को देखते हो ट्रेनिंग करते टाइम, वो बॉक्स जंप करते हैं, क्या करते हैं, बॉक्स जंप। एक बॉक्स होता है, ठीक है, उसके ऊपर चढ़ते हैं। ठीक है, वो बेसिकली ऐसे नहीं करते यहाँ से यहाँ चढ़ गए फिर उतर गए, यहाँ से चढ़ गए उतर गए, वो ये वाली ट्रेनिंग नहीं करते, वो करते हैं ये बॉक्स है, इस पे पहले वो जाएंगे नॉर्मली ऊपर, देन वो जंप करेंगे, जंप करके नहीं आएंगे सॉरी, देन वो मसल को लेंदन करके एकदम स्ट्रेट लेग के साथ जमीन पाएंगे, एंड वो फोर्स लगा के वर्टिकली जंप करेंगे, फोर्स लगा के क्या करेंगे, वर्टिकली जंप करेंगे। तो ये जो फेज है ना, ये जो कॉन्टैक्ट है किसके साथ, फ्लोर के साथ जो कांटेक्ट हो रहा है वो मिनिमम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, मिनिमम। और जितना कम कांटेक्ट होगा उतना अच्छी एक्सप्लोसिव जंप की ट्रेनिंग होती है। और इस फ्लोर के कांटेक्ट को क्या बोलते हैं हम, अमोर्टाइजेशन फेज, क्या बोलते हैं, अमोर्टाइजेशन फेज। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। यही मैं बताना चाहता था, इसेंट्रिक कॉन्सेंट्रिक के बीच का फेज अमोर्टाइजेशन। अमोर्टाइजेशन जो कांटेक्ट होता है हमारा ड्यूरिंग द जंप, जैसे आप इसेंट्रिकली नीचे गए मसल को लेंथ करते हुए, देन आप जंप किए, ठीक है, एक्सप्लोसिव जंप किया, अब इस ड्यूरेशन में जो आपका मिनिमम फ्लोर ग्राउंड टचिंग टाइम होगा वो आपका अमोर्टाइजेशन फेज होगा, और ये कम से कम होना चाहिए, इस चीज़ को आप ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, लोड इंटेंसिटी इज, इंटेंसिटी की बात कर रहा है कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोड वॉल्यूम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लोड वॉल्यूम, सेम एज लोड वॉल्यूम और रिकवरी। देखो बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये, हम स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का फर्स्ट चैप्टर भी पढ़ते हैं ना, तो भी हमें पता है लोड और इंटेंसिटी, वॉल्यूम और इंटेंसिटी का रिलेशन क्या होता है। आप अगर
फेजेस ऑफ ट्रेनिंग भी पढ़ोगे, उसमें भी हम ये पढ़ाया जाता है कि प्रिपरेटरी फेज में वॉल्यूम आपका ज़्यादा रहता है, क्या वॉल्यूम आपका ज़्यादा रहता है और इंटेंसिटी आपका कम रहता है। सो वॉल्यूम एंड इंटेंसिटी के बीच में क्या है आपका इनवर्स रिलेशन है, क्या है आपका इनवर्स रिलेशन है। ड्यूरिंग ट्रेनिंग फेज आइदर आपका वॉल्यूम इंक्रीज है तो आपकी इंटेंसिटी कम होगी, और आपकी इंटेंसिटी ज़्यादा है तो आपका वॉल्यूम कम होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। इन आइसोटोनिक एक्सरसाइज द लेंथ ऑफ मसल्स। आइसोटोनिक एक्सरसाइज इजी क्वेश्चन है। आइसोटोनिक, आइसोमेट्रिक और आइसो काइनेटिक, बहुत बच्चे किस में कंफ्यूज होते हैं, आइसोकाइनेटिक में। देखो, आइसोमेट्रिक और आइसोटोनिक तो आप समझते हो। आइसोटोनिक में आपकी जो मसल की लेंथ है वो शॉर्टन और लेंदन होती रहती है। मसल क्या होती है, शॉर्टन और लेंदन होती रहती है। और आपकी आइसोमेट्रिक में क्या होता है, आइसोमेट्रिक में बेसिकली कांस्टेंट रहता है। ये फर्स्ट वाला ऑप्शन किस में आएगा, आइसोमेट्रिक में रिमेन कांस्टेंट। और आइसोकाइनेटिक में बच्चे थोड़े कंफ्यूज रहते हैं। देखो, आइसोकाइनेटिक में क्या होता है, आइसोकाइनेटिक में होता यह है कि एक स्पेशलाइज स्पेशलाइज एक मशीन रहती है, उस पर क्या की जाती है, ट्रेनिंग की जाती है, ठीक है, जिसको हम आइसो काइनेटिक डायनेमोमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइसो काइनेटिक डायनेमोमीटर। ये आपकी एक मशीन है, ठीक है। तो इस पे ट्रेनिंग दी जाती है। और इसमें होता क्या है बेसिकली, जैसे आपको ये एलएनआईपी में मिल जाएगी मशीन, और एक दो जगह और इंडिया में ये मशीन मिल जाएगी। एलएनआईपी में जब हम सीनियर्स की थीसिस में जाते थे तो इस मशीन पे बहुत सारे थीसिस लिए जाते थे एलएनआईपी के अंदर। तो बेसिकली जितना आप फोर्स लगाओगे ना इसमें, जितना आप फोर्स अप्लाई करोगे, ये मशीन उतना ही आपको रेजिस्टेंस देगी। क्या बोल रहा हूँ मैं, जितना आप फोर्स अप्लाई करोगे उतना ही ये रेजिस्टेंस देगी। समझ रहे हो। तो ऐसी स्पेशलाइज्ड मशीन होती हैं जो आपको, आप जितना फोर्स लगाओगे वो सामने से उतना ही रजिस्ट करते जाएगी। जितना कम फोर्स लगाओगे उतना कम रजिस्ट करेगी आपको। बट ऐसा नहीं है कि आप मूवमेंट करोगे, वो मूवमेंट आपको मेजर किया जाता है और उस मूवमेंट की रीडिंग आती है पर्टिकुलर मशीन में कि कितना फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो उस चीज़ के ऊपर। जितना ज़्यादा फोर्स अप्लाई करोगे उतनी ज़्यादा आपकी क्वाड्रिसेप्स, जैसे आप लेग से पुश कर रहे हो आप, तो आपकी क्वाड्रिसेप्स और हैमस्ट्रिंग की रीडिंग आएगी कि इतना फोर्स जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो ये स्पेशलाइज्ड मशीन होती है आइसोकाइनेटिक डायनामोमीटर, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना। हाँ, यहाँ से एक दो क्वेश्चंस बेसिकली अभी जैसे नेट में बना था, इनके फादर और ईयर पूछ ली जाती हैं। तो जैसे आइसोकाइनेटिक का जे जे पेराइन है, ठीक है। और आइसोमेट्रिक का आपका हेटिंगर और मुलर है। तो ये आपको पता होगा, बहुत बेसिक है, इनकी ईयर भी आप याद रखना, ठीक है, बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ है। देखो, ये चीज़ मैंने आपको, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया है आपका क्वेश्चन नंबर 12, ये मैंने आपको कल भी बताया था। क्या बताया था इसमें, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व्स हैं आपकी, ये कहाँ होती हैं। ये मैंने कल आपको पूरा हार्ट, पूरा बेसिकली आपको पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है, पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमिक सर्कुलेशन जो मैंने समझाया था कल, उसमें मैंने पूरा आपको बता दिया था कि कैसे ब्लड ऊपर जा रहा है। मैंने एक चीज़ कल इंपॉर्टेंट बताई थी, उसको मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। जब आपकी वेनस रिटर्न होता है, मतलब वेन से, कौन सी वेन से आपका राइट एट्रियम में ब्लड जाता है, कौन सी वेन से जाता है आपका सुपीरियर इन्फीरियर वेना कावा, ये तो आपको पता है। तो जो भी ब्लड डीऑक्सीनेटेड ब्लड है हार्ट की तरफ वापस आ रहा होता है, तो वो उसमें प्रेशर भी कम होता है, तो वो इतनी तेजी से फिर भी कैसे आके राइट एट्रियम में फिल हो जाता है। तो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल जो दो चीज़ें हैं वो मैंने कल आपको बता दी हैं। तो वो वीडियो आप जाके देखो, इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। इंक्रीज ऑफ मसल मास फॉलोइंग रेजिस्टेंस ऑफ वर्क। ओके, अगर आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कर रहे हो, क्या कर रहे हो, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कर रहे हो, तो आपका मसल मास इंक्रीज होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मसल एट्रोफी, ऑस्टियोपोरोसिस, हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेसिया। ये स्पेलिंग गलत है, ये रॉन्ग है। तो इसकी स्पेलिंग क्या होती है, हाइपरप्लेशिया, प्लेसिया, ये स्पेलिंग होगी। एक बार आप भी चेक करना इसकी स्पेलिंग, ओके। देखो, ऑस्टियोपोरोसिस क्या होते हैं, ये आपकी बोन रिलेटेड डिजीज है। इसमें क्या होता है,
डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाती है बोन धीरे धीरे, ये ओल्ड एज डिजीज में आता है। ठीक है। ओल्ड जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी तो डिजीज होने के चांसेस होते हैं, और बहुत कॉमन डिजीज है। और ओल्ड एज के साथ साथ ये लैक ऑफ कैल्शियम और मिनरल्स की कमी से भी हो जाती है। ठीक है। विटामिन डी की कमी से भी ये डिजीज हो सकती है। तो ये सब चीज़ें बेसिक है। बाकी ओल्ड एज डिजीज है ऑस्टियोपोरोसिस, बोन का डिकम्पोजिशन होना स्टार्ट हो जाता है। मसल एट्रोफी में क्या होता है, आपका सेल का साइज, किसका, मसल सेल का साइज। आप बोल दो सर तो सेल बता रहे हैं। देखो मसल सेल का साइज क्या होता है, छोटा होना स्टार्ट हो जाता है। क्या होता है, छोटा होना स्टार्ट हो जाता है। ऑप्शन नंबर थ्री, मसल हाइपरट्रॉफी। तो इसका करेक्ट आंसर है भी मसल हाइपरट्रॉफी है। मसल हाइपरट्रॉफी क्या होता है, जस्ट 22 वर्ष ऑफ मसल एट्रोफी, मसल साइज इंक्रीज होता है। ओके। और हाइपरप्लेसिया में नंबर ऑफ मसल सेल इंक्रीज होते हैं। तो हाइपरप्लेशिया में क्या होता है, नंबर्स इंक्रीज होते हैं मसल सेल के, और हाइपरट्रॉफी में साइज इंक्रीज होता है। ये डिफरेंस ध्यान रखना। साइज, नंबर कैसे इंक्रीज होते हैं, बेसिकली डिवीजन होता है सेल्स का। जैसे एक सेल से कट के दो सेल बन जाते हैं, फिर इससे ऐसे ऐसे फिर एक्स्ट्रा सेल बनते रहते हैं। तो डिवीजन ऑफ सेल से बनता है क्या, आपका हाइपरप्लेसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ मसल सेल इज। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से ही हमारी एक्सरसाइज फिजियोलॉजी स्टार्ट होती है। समझ रहे हो, मतलब सब कुछ ही यहीं से स्टार्ट है, मसल से। ये मसल ये मसल है। ठीक है। ये मसल्स के अंदर क्या है, बंडल्स है। और एक मसल बंडल हमने बाहर निकाल लिया, और उस मसल बंडल के अंदर क्या है, मसल फाइबर है। और मसल फाइबर ऑल्सो नोन एज मसल फाइबर्स ऑल्सो नोन एज मसल सेल। बात ही की है, कुछ भी बोल लो आप। तो द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ मसल सेल बोला है वो, मसल्स नहीं बोला। तो आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ मसल सेल इज नोन एज, ये तो आप बताओगे यार, ये मैं नहीं बताऊंगा। और आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ मसल बंडल्स और आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ मसल्स। चलो मसल्स की तो मैं बता, चलो मसल बंडल्स की मैं बता देता हूँ, पेरीमाइसियम। अब एंडो किस में आएगी और एपी किस में आएगी, बताना। इजी क्वेश्चन है और बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट होता हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, सनबर्न एंड स्नो ब्लाइंडनेस अकर्स इन। बताओ। देखो ये जो चार चीजें ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो ऐसे ही लिख दिए हैं, कोल्ड क्लाइमेट, हॉट क्लाइमेट, ह्यूमिड क्लाइमेट। ह्यूमिड को हम छोड़ दें, क्योंकि ह्यूमिड अपने दोनों में आता है, इसमें भी आता है और इन दोनों में भी आता है। किसमें, इन दोनों में भी ह्यूमिड आता है और इसके अंदर भी ह्यूमिड आता है। ठीक है। कोल्ड एंड हॉट क्लाइमेट किस में हम पढ़ते हैं, थर्मोरेगुलेटरी में। और हाई एल्टीट्यूड तो एक अलग से चैप्टर है हमारी एक्सरसाइज फिजियोलॉजी का। तो सनबर्न और स्नो ब्लाइंडनेस बेसिकली कहाँ होता है, आपका हाई एल्टीट्यूड में। कैसे, मैं थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ आपको। सनबर्न और स्नो ब्लाइंड, जैसे कि आप ऊपर हाई एल्टीट्यूड पे जाओगे, ये सी लेवल से आप लगभग 5000 मीटर पे हो। ओके। तो अगर आप रेगुलर उस एरिया में हो, वहाँ पे स्नो भी है। ठीक है। स्नो का मतलब ये नहीं है कि बर्फ पड़ रही है, ऐसे मैं बता रहा हूँ एक एग्जांपल के लिए, ऐसे समझो। स्नो भी है। ठीक है। कोल्ड क्लाइमेट है, बहुत ज़्यादा ठंडा है, जमा हुआ है वो। ठीक है। स्नो होती है हाई एल्टीट्यूड पे, मैक्सिमम चांस है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, कि जो सन है ना, सन उसकी यूवी रेज डायरेक्टली आपके स्किन के कांटेक्ट में आती हैं और आपके आईज के कांटेक्ट में आती हैं। तो जो सन रेज डायरेक्टली, अब उनको क्या बोलते हैं, यूवी रेज। ठीक है। क्या रेज, यूवी रेज, जो डायरेक्टली आपके स्किन के कांटेक्ट में आ रही है, तो उससे क्या होगा, आपके सनबर्न होगा। और आपके आईज के कांटेक्ट में आ रही है ये यूवी रेज, तो ये क्या होगा, आपका स्नो ब्लाइंडनेस। अब ये आईज के कांटेक्ट से ऐसा नहीं कि आपके आईज से टच होते हैं, नहीं। ये आपके जैसे रेगुलर आप
उस एरिया में हो और आपके कॉर्निया में ये जाके इम्पैक्ट करती है, तब जाके आपका स्नो ब्लाइंडनेस होता है। तो ये बेसिक सी चीज़ थी, मैंने बता दिया। देखो, थर्मो रेगुलेटरी अच्छा चैप्टर है डिस्कस करने के लिए, और हाई एल्टीट्यूड भी अच्छा है नो डाउट, बट मेरे मेरे को थर्मो रेगुलेटरी ज़्यादा पसंद है। कभी अगर आप मेरे को कमेंट में बोलोगे कि थर्मो रेगुलेटरी बताना है, तो वो बहुत अच्छा चैप्टर है। मैंने इसमें मास्टर्स में भी क्लास ली हुई है, और बहुत बार मैंने अपने बैचलर्स में, मतलब अपने मास्टर्स में और ड्यूरिंग माय फ्री टाइम मैंने बहुत, जो बैचलर्स के स्टूडेंट्स हैं हमारे, उनको भी पढ़ाया हुआ है थर्मो रेगुलेटरी का कॉन्सेप्ट। तो मेरे को ये फेवरेट कॉन्सेप्ट लगता है। ठीक है। सो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 16, रेड मसल फाइबर्स आर, इजी क्वेश्चन है। रेड मसल फाइबर्स आपका एरोबिक, और वाइट किसके लिए होता है, एनारोबिक या फिर पावर जनरेशन के लिए, जो इनिशियली एटीपी यूज लेता है, एटीपी पीसी सिस्टम को यूज लेता है फोर्स प्रोडक्शन के लिए, तो वो आपका वाइट मसल फाइबर। रेड आपका एरोबिक कैपेसिटी के लिए, लॉन्ग ड्यूरेशन वर्क के लिए। क्यों? क्योंकि आपका ये डायरेक्टली रिलेट किससे करता है, इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू हीमोग्लोबिन और आपका रेड मसल फाइबर्स, क्योंकि हीमोग्लोबिन इज अ प्रोटीन विच हेल्प्स बाइंडिंग ऑक्सीजन विथ रेड, सॉरी, रेड ब्लड सेल्स। मैंने वो भी रेड मसल फाइबर बोल दिया ना, रेड ब्लड सेल्स। तो इजी है, ये भी कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। टेंडनाइटिस, देखो टेंडनाइटिस तो आपको पता है, इन्फ्लामेशन ऑफ टेंडन। तो ऐसे ही आपको जो भी कुछ शॉर्ट टर्म्स मिलते हैं ना, तो उनको एक अलग से पेज पे लिखो, और कम से कम 30-40 जो हमारे एक्सरसाइज फिजियोलॉजी से, हेल्थ एजुकेशन से, और आपका स्पोर्ट्स ट्रेनिंग से ऐसे कुछ वर्ड्स मिलते हैं, उनको एक जगह पे लिख लो। ठीक है। जैसे आपने पहले 10 जो है, फर्स्ट 10 आपने लिख लिए स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के, देन आपने एक्सरसाइज फिजियोलॉजी के, देन आपने हेल्थ एजुकेशन के, तो वो आपको हेल्प करेंगे। वही जो रिलेट करते हैं एनाटॉमी से, ओनली एनाटॉमी और फिजियोलॉजी से, वही चीज़ आपको लिखनी है। शिन स्प्लिंट, अब देखो मैंने आपको बोला अभी टेंडनाइटिस, और नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया शिन स्प्लिंट का। ये आपका बेसिकली जो शिन पेन आप, हर एक एथलीट स्टार्टिंग में फेस करता है जब वो बिगिनर होता है। कहाँ पे होता है? लोअर लेग में, टीबियल जो बोन है उसके सराउंडिंग में ये पेन होता है शिन स्प्लिंट का। इजी है। नेक्स्ट, कैरिकुलम इज मेजर फैक्टर इन, कैरिकुलम हम डेवलप किस लिए करते हैं? एक बेटर लर्निंग एनवायरनमेंट के लिए। ठीक है। कि आप किसी एक क्लास को पढ़ा रहे हो, क्लास जैसे कि एनईपी के अकॉर्डिंग, आप अगर सेकेंडरी को पढ़ा रहे हो, ठीक है, सेकेंडरी में कौन कौन सी आ जाएंगी बताओ? एनईपी के अकॉर्डिंग सेकेंडरी और मिडल दो होती हैं, अब हमने चेंज कर दिया। ठीक है। तो मिडल में आ जाती हैं आपकी 6, 7, 8, ठीक है, और सेकेंडरी में आ जाती है आपकी 9 to 12। तो अगर आप पर्टिकुलर किसी क्लास के लिए, किसी एक एज ग्रुप के लिए अगर आप कोई कैरिकुलम प्लान कर रहे हो, तो आपके डायरेक्टली वो आपका लर्निंग एनवायरनमेंट है, ठीक है, उस क्लास के लर्निंग एनवायरनमेंट को मेंटेन करने के लिए हेल्प करेगा। तो इजी क्वेश्चन है, आप कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इसको कर सकते हो, और कॉन्सेप्ट की भी नहीं, बेसिक कॉमन सेंस की जरूरत है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फ्रस्ट्रेशन अमंग स्पोर्ट्समैन इज ड्यू टू, क्यों होती है फ्रस्ट्रेशन? ये क्वेश्चन, आप एक एथलीट हो, आप रहे हो एक एथलीट, आपने आपके 8 से 10 साल तो कम से कम अपने किसी गेम में दिए हैं, तो आप मेरे को एक इसका आंसर बताओगे कमेंट सेक्शन में, और बताना ही है। ठीक है। ठीक है, आज के लिए 20 क्वेश्चंस इनफ है। नेक्स्ट वीडियो मैं कल इवनिंग में अपलोड कर दूंगा, आज की इवनिंग के लिए इतना इनफ है। और देखो कॉन्सेप्ट जो मैं बता रहा हूँ, जो ऑप्शंस आपको ठीक लगते हैं उनसे रिलेटेड सर्च करो, नोट्स बनाओ, और सेट के लिए बहुत इनफ है। फालतू का लोड मत लो। ठीक है। कम टाइम है, लगभग 40 डेज के आसपास है, तो कॉन्सेप्ट्स जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हर एक यूनिट से उन कॉन्सेप्ट्स को बाहर निकालो। ठीक है। जैसे कि साइकोलॉजी से 10 कॉन्सेप्ट, आपको पता है मोटिवेशन से कौन क्वेश्चंस आएंगे आएंगे, पर्सनैलिटी से क्वेश्चन आएंगे आएंगे, पर्सनैलिटी से आपके आइडियोग्राफिक अप्रोच, नेमेथेटिक अप्रोच, या फिर आपका सिगमंड फ्रूड, और इन सब से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो इनको पढ़ो, बार बार रिवाइज करो। कुछ क्वेश्चन ईयर भी पढ़ पूछ सकते हैं, वो मोटिवेशन के पूछ सकते हैं, ठीक है, आपके एनजाइटी स्ट्रेस से पूछ सकते हैं, अराउजल से पूछ सकते हैं। अराउजल की थ्योरीज 5 थ्योरीज हैं, वो उनसे बाहर कुछ है ही नहीं है। ठीक है। तो बस वो पढ़ो बार बार। सेम आपका एक्सरसाइज फिजियोलॉजी से आपको पता है मसल से क्वेश्चन बनता है, आपको पता है एनर्जी सिस्टम से क्वेश्चंस बनते हैं, थर्मो रेगुलेटरी वगैरह भी थोड़ा देख लो, एज ग्रुप और कंपैरिजन मैन वुमेन, ये इंपॉर्टेंट है किसका, मैन
वुमेन का, जिसमें आप अलग से एक पेज बनाओ और इन दोनों के कंपैरिजन लिखो, हाई एल्टीट्यूड की ट्रेनिंग पे लिखो, आपके कार्डिक आउटपुट पे लिखो, स्ट्रोक वॉल्यूम पे लिखो, ठीक है, रेस्पिरेटरी में लिखो, सब इन दोनों के कंपैरिजन पे क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट निकालने हैं आपको, ठीक है। ये सब चीज़ें करो, सोचो, बैठो, और हर कुछ पढ़ने से अच्छा है कुछ पढ़ो बट अच्छे से पढ़ो, और यही ज़रूरी होता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सजेशंस कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं डेफिनेटली आपके सजेशंस पे काम करूंगा, और आपको भी लगेगा कि हाँ हमारे सजेशंस को यूज़ लिया जा रहा है, हमारे सजेशंस को सुना जा रहा है। सो पढ़ते रहिए, स्टडी करते रहिए और वर्क हार्ड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।